बोर्ड टॉपर के ख्वाब लिए तुम पहले कदम जब चल ही दिए हो, तो मेहनत तो तुम्हें करना होगा, एवरेज से ऊपर आना होगा। कॉलेज टॉपर के ख्वाब लिए तुम पहले कदम जब चल ही दिए हो, स्कूल टॉपर के ख्वाब लिए तुम पहले कदम जब चल ही दिए हो, तो बातों से नहीं कई रातों से तुम्हें लड़ना होगा। डिस्ट्रिक्ट टॉपर के ख्वाब लिए तुम पहले कदम जब चल ही दिए हो, तो छोटी खुशियों को त्याग करना होगा, अपनी मंजिल को ध्यान लगाना होगा। जय हिंद, मैं हूं राजेश सर। लाटो +2 स्कूल साइंस में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मेरा मकसद था कि +2 स्कूल साइंस में जो हम स्टार्ट किए थे जब, तो मेरा मकसद था कि जब हम स्टार्ट करें तो टोटल का टोटल 11-12 का जो बच्चे हैं उनको एक ऐसा कॉन्सेप्ट दें, एक ऐसा उसके अंदर बेस तैयार करें कि जब वो कॉलेज से निकले ना तो सच में लगे कि वो +2 स्कूल से पढ़ करके आया है, वो 11-12 को पढ़ कर आया है, वो साइंस का स्टूडेंट है। आपके अंदर जो साइंस में इंटरेस्ट है उसको इस लेवल तक पैदा कर देना है ताकि आप जिंदगी भर इस साइंस को याद रखें, वो आपके ब्लड में नहीं, वो आपके जीन में घुस जाए। तो इस चीज़ के लिए हम लोग एक पूरा का पूरा टीम बना लिए हैं, जिसमें इनके सर आप लोगों को मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाएंगे, जो कृष्णा सर हैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाएंगे। तो उससे ये पूरा का पूरा जो ऐसा टीम है जो अपने आप में एक कंप्लीट हो जाता है, जहां पर हम साइंस का स्टूडेंट को अच्छे से गाइड कर सकते हैं और उसको वहां तक ले जा सकते हैं जहां तक वो सपना देखते हैं, वो अपने सपने को यहां से भी पूरा कर सकते हैं। 11-12 में जो आपको टॉपर बनने का ख्वाब है, सपना है, वो आप यहां रहकर भी पूरा कर सकते हैं। तो आज आपको मिलाते हैं अपना टीम से, जो आपको बताएंगे कि वो क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं अपना ऑफलाइन क्लासेस में, कि मज़ा आ जाता है। ऑफलाइन क्लासेस में ऐसा क्या एक्टिविटी करते हैं कि स्टूडेंट के बीच में वो बहुत फेमस हैं। तो इनके सर जो हैं सबसे पहले जो मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाते हैं वो आपको ये बताएंगे कि हम लोग डे टू डे लैब से कैसे रिलेट करके पढ़ें फिजिक्स को, मैथ्स को, ताकि वो बोरिंग ना लगे और बोरिंग ना लगने के साथ साथ आपको अच्छे से समझ आए और आपके जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आप बेहतरीन कर सकें। तो सबसे पहले बुलाते हैं इनके सर से और फिर आपको बताएंगे कि वो कैसे पढ़ाते हैं अपने क्लास में। इनके सर। थैंक यू सर बुलाने के लिए। देखिए यार, प्रॉब्लम ये होता है ना कि एक्चुअली में स्टूडेंट करते क्या हैं कि सबसे पहली बात तो वो एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, सोचते हैं कि नहीं मेरा एग्ज़ाम है, सिलेबस देख करके पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट के लिए कभी भी पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। तो इसी वजह से जो है यार, एक्चुअली में ऐसा पढ़ाई करके क्या मिलेगा, जो सिर्फ और सिर्फ आप लोग जो है सिर्फ एग्ज़ाम के पर्पज़ से पढ़ रहे हो, वो भी सिलेबस में भी उसमें भी कटौती कर रहे हो कि ये पिछले ईयर नहीं पूछा गया है, इसको नहीं पढ़ना है, तो उसमें आप लोग रिजेक्ट कर देते हो। तो यार पढ़ाई जब कर रहे हो ना, तो आप लोग कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ाई करो, नॉलेज के लिए पढ़ाई करो, ना कि सिर्फ एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए। अगर आप लोग नॉलेज के लिए पढ़ोगे तो मेरा गारंटी है कि आप लोग का एग्ज़ाम ऐसे ही निकल जाएगा, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो। नॉलेज सबसे पहला प्रायोरिटी होता है। और रहा बात पढ़ने का, तो यार लोग पढ़ाई क्या करते हैं कि ऊपर ही ऊपर से पढ़ लेते हैं और कहीं ना कहीं उनका जो कॉन्सेप्ट है वो अधूरा रह जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ 11 और 12 में, ठीक है, एक्चुअली में होता क्या है, स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है सर कि 9-10 में जो है वो बहुत ही छोटा सिलेबस होता है और वही सिलेबस जो है टीचर लोग इतना हड़का करके रखते हैं कि यार ये बहुत बड़ा सिलेबस है, फेल कर जाओगे। कहीं ना कहीं उसको एक सपना दिखा दिया जाता है कि इतना छोटा सा सिलेबस जो है वो कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा लोड हो जा रहा है। और जब 11-12 का जब वो बुक देखते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि यार ये तो मेरे से होगा ही नहीं। तो टीचर को भी एक कॉन्फिडेंस दिलवाना चाहिए कि बच्चे ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही छोटा सा चीज़ है, आगे चल करके तुम इससे भी बड़ा बड़ा पढ़ाई करोगे, ठीक है। तो चूँकि जब तक आगे का फ्यूचर उसको नहीं दिखाया जाएगा तब तक वो बेहतर कर ही नहीं सकता है प्रेजेंट में। और दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि जब वो 11-12 में इतना वास्ट सिलेबस में एंट्री करता है तो उसे लगता है कि यार इससे बढ़िया तो 9-10 ही था, ये तो ले करके अपना पैर में कुल्हाड़ी मार लिए हैं। बट यार ऐसा नहीं है। एक्चुअली में ऐसा फील होने का रीज़न एकमात्र पता है क्या है कि चूँकि 11 और 12 का जो सिलेबस पढ़ाया जाता है उसमें आप लोगों को ऐसा फील होता होगा कि यार ये मेरा पिछला वाला से तो कुछ पाठ ही नहीं है, एकदम नया चीज़ पढ़ रहे हैं। वेक्टर तो 9 में थोड़ा सा पढ़ाया गया था कि स्केलर वो होता है जो एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, और जो फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है वो वेक्टर है, बस इतना ही। और जैसे ही वो 11th में एंट्री मारता है
उसको वेक्टर जो है समझ जाइए कि आप लोग 20 से 25 क्लास में पढ़ाया जाता है। तो कहीं ना कहीं उसके मन में खटकता है कि यार ये इतना छोटा सा चीज़ पढ़ाया गया था 9-10 में, और 11-12 में इतना वास्ट हो गया है वही टॉपिक, तो कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम होता है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि उसको रटवाया जाता है कोई भी चीज़। जैसे अगर वेक्टर में अगर आप लोग मैग्नीट्यूड निकालते हो तो आप लोग को बस रटवा दिया जाता है कि बच्चे इसको कोई भी वेक्टर फॉर्म में अगर लिखा हुआ है, अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो रूट अंडर में आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर कर लो, रिजल्ट निकल जाएगा। और बच्चे भी खुश हो गए हैं कि हाँ यार रिजल्ट तो निकल रहा है, बुक से मेरा आंसर आ रहा है, मतलब मैं बहुत महान बन गया इस चैप्टर में। लेकिन यार अगर मैं एक सवाल कर दूँ ना कि बताओ यार ये मैग्नीट्यूड जो निकाल रहे हो इसका रिजल्ट क्या बताना चाह रहा है, तो आप लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग यार उस चीज़ को रटे हो, लेकिन उसका मीनिंग कभी भी समझने की कोशिश नहीं किए हो कि एक्चुअली में जो फाइंड आउट हो रहा है वो रिजल्ट क्या है, क्या फाइंड आउट हो रहा है, उसका मीनिंग क्या है। तो देखो यार ये चीज़ आप लोग बचपन वाले दिनों से जो है इंटर रिलेट नहीं कर पाते हो, बस आप लोग रट लिए हो कि चलो नया चीज़ है पढ़ लिए। नहीं यार, वो एक्चुअली में कहीं ना कहीं वो पुराना ही इवेंट है जो आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, बस थोड़ा सा नया तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आप लोग याद करो बचपन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोग को पढ़ाया गया होगा, टीचर पढ़ाए थे कि एक्स कॉमा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर 3 एक्सिस आ गया है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। और वेक्टर में इसको रिप्रेजेंटेशन जो है यूनिट वेक्टर में अलग नाम दिया जाता है। एक्स एक्सिस को आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस को जे कैप से और जेड एक्सिस को के कैप से। जो बच्चे पढ़े हैं मेरे बातों को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ रहे होंगे, ठीक है। और जो नहीं पढ़े हैं उसको ये अंदाजा हो जाएगा कि कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ जो है अब वेक्टर में बोल दिया जाएगा बच्चे, अब इसको रिप्रेजेंट हम लोग नए तरीके से करेंगे, है ना। जैसे 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। इसका मीनिंग है कि एक्स एक्सिस में 2 है, वाई एक्सिस में 3 है और जेड एक्सिस में 4 है ना। 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो कहीं ना कहीं ऑरिजिन से उसका क्या होता है, डिस्टेंस होता है ना। डिस्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेट पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन, उसी को हम लोग वेक्टर में क्या बोलते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ठीक है। जो आप लोग बचपन वाले दिन में पढ़ते थे कि रूट अंडर में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसी को थोड़ा वेक्टर फॉर्म में लिख दिए और उसको थोड़ा स्टाइल मार के हम लोग क्या कर रहे हैं, रूट अंडर में आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर। बट इतना ही टीचर बोल करके शांत हो गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसको पिछला जो पढ़ा हुआ है ना बच्चा, उसको याद दिलाना चाहिए कि देखो बच्चे पहले तुमने ऐसे पढ़ा था, अब हम लोग इसी को थोड़ा एडवांस लेवल में लेकर के जा रहे हैं। क्योंकि जब तक आप लोग पुराना चीज़ों को इंटर रिलेट नहीं करोगे तब तक आप लोगों को कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग जो पूरा टीम है वो यही कोशिश करते हैं कि बच्चे को कम से कम ये फील ना दिलवाएं कि वो कुछ नया पढ़ रहा है, नहीं, उसको ये फील दिलवाने की कोशिश करते हैं कि देखो ये हम लोग का पुराना ही चीज़ है, ये तुम्हें बहुत ही बढ़िया तरीके से आता है, बस थोड़ा सा पॉलिश करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यार आप लोग जो भी पढ़ाई करते हो, जब तक आप लोग अपने आसपास के चीज़ों को इवेंट से यानी नेचुरल इवेंट से अगर हम लोग नहीं समझेंगे ना, उसको इंटर रिलेट नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का टॉपिक जो है, पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं होगा। तो हम लोग पूरा टीम जो है आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऐसा एग्जाम्पल से पढ़ाया जाएगा जो कि एकदम गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को एकदम फील के साथ समझ में आने वाला है। बाकी आप लोगों को फिर राजेश सर आगे बताएंगे। तो एक ही बात कि व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है भाई। तो एक बात में बोले ना तो साइंस इज ए नॉलेज। हम लोग ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, साइंस याद करने के लिए नहीं, रट्टा मारने के लिए नहीं। इससे सिर्फ आपका सिर्फ और सिर्फ प्रेशर बढ़ेगा और कुछ नहीं हो सकता है। जब आप साइंस लिए हो तो फिजिक्स जो अपने आप में बहुत लॉजिकल है, केमिस्ट्री अपने आप में बहुत लॉजिकल है, मैथ्स तो फुल लॉजिक ही लॉजिक है। तो भाई आपको यहाँ पर याद नहीं करना है। जिस दिन आप यहाँ पर याद करना स्टार्ट कर दिए, रट्टा मारना बैठ कर स्टार्ट कर दिए, तो समझ लीजिए कि आपका साइंस लेने का जो मकसद है वो ख़त्म हो गया। आप आर्ट्स ले लेते हैं, है ना, तो उससे क्या हो जाता है, आप याद कर लेते हैं हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, है ना। लेकिन अब साइंस लिए हैं, आप साइंस का स्टूडेंट हैं। जैसे मैंने आप लोग पहले बताया कि मेरा मकसद है कि जब आप +2 स्कूल से पढ़ कर निकले, आपका जो साइंस है ना वो आपके ब्लड में नहीं, आपके जीन में चला जाए। आपका जो दिलो दिमाग है वो साइंस की बातें करें, ये मेरा मकसद है। एक आपको बेहतरीन स्टूडेंट, साइंस का स्टूडेंट बनाकर यहाँ से भेजें, ये मकसद है लाटो +2 स्कूल साइंस का। हम देखते हैं बच्चों को कि जब वो क्लास 10 से 11th में आते हैं तो बहुत सारे मेरे पास बच्चे ऐसे आते हैं जो पहले हिंदी मीडियम से होते हैं। उन्हें जानते हैं, समझते हैं हम लोग कि शुरुआत में 1 महीना 10 दिन 15 दिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर चीज़ों को ऐसा पढ़ाते हैं जैसे कि ताकि वो अपना क्लास जो पहले पढ़े हैं उसको रिलेट कर सकें।
रिलेट कहने का सेंस ये है कि शुरुआत में हम लोग ऐसा उसे फील दिलाते हैं, भाई वही चीज़ तो पढ़ रहे हैं। जब हम लोग उसको इंग्लिश पढ़ा रहे होते हैं, चूँकि साइंस यहाँ पर फुल टू फुल इंग्लिश में है, तो उसको साथ में हिंदी भी बताते जाते हैं, भाई ये टर्म आपने क्लास 9th में 10th में पढ़ा है, बस इसी को थोड़ा सा इंग्लिश से पढ़ना है यहाँ पर। अब आपके साथ प्रॉब्लम ऐसा होगा कि आपको शुरुआत में लैंग्वेज को समझने में दिक्कत होगा, लेकिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना ज़्यादा आपको अच्छे से फिर समझ में आने लगेगा। आपको फिर वो चीज़ को रिलेट करने में दिक्कत नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम होता है ना, जो जैक से या तो फिर हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आते हैं, और ये साइंस है तो ऐसा अब तो साइंस पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है यहाँ पर इंग्लिश में, क्योंकि भाई मेडिकल साइंस जो है ना, आपने हिंदी में देखा है क्या? मेडिकल साइंस तो फुल टू फुल इंग्लिश में होता है, इंजीनियरिंग इंग्लिश में होता है। तो आप भले ही 11th-12th को चाहे तो हिंदी पढ़ सकते हैं, लेकिन बाद में आपको ये प्रॉब्लम रह ही जाएगा। जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो फिर सब भाई इंग्लिश का जो आपको पीछा करेगा। तो भाई इंग्लिश से डरो मत, सामना करो, कुछ ही दिन में आपको समझ में चीज़ें आने लगेगा, ये मेरा गारंटी है। अब आपके सामने है दूसरे टीचर हमारे साथ हमारे टीम में, जो आपको बताएंगे कि भाई बायोलॉजी को कैसे ऑपरेट करो, बायोलॉजी को रटो नहीं, बायोलॉजी को फिगर से समझकर नेमोनिक से मदद से उसको कैसे अपने दिमाग में सेट करो, आपको बताएंगे कृष्णा सर। तो कृष्णा सर मेरे साथ है, आइए सर। सबसे पहले तो थैंक यू राजेश सर, मुझे मौका देने के लिए कि मैं भी आपके साथ इस जर्नी में जुड़ सकूं। सर, हमारा जो लक्ष्य है उसके प्रति अब बच्चे भी हमारा साथ दे तो और भी ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट आएगा। पर सर, मैंने जहाँ तक अभी तक देखा है कि लोग 10th तक तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि सिलेबस छोटा होता है, तो वहाँ रटने से भी काम चल जाता है। जैसा कि आपने पहले भी कहा कि बच्चे एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझते नहीं हैं। एग्ज़ाम से पहले आया, कोई गेस्ट पेपर रट लिए, या फिर किसी टीचर के मोस्ट प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस को कर लिया और चले गए एग्ज़ाम देने, बट उससे जो नॉलेज मिला वो एग्ज़ाम तक ही रह जाता है। और अगर देखा जाए तो वैसा नॉलेज का होना ना होना, हमारे लाइफ में अगर नॉलेज ना हो तो कुछ हद तक चला जा सकता है, बट हाफ नॉलेज बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो सर, हमारा इस चैनल पे और हमने जो ये संकल्प लिया है कि सभी को अच्छी शिक्षा देने का, साथ ही रटवाने का नहीं, इजी वे में समझाने का, कहे तो बायो को फील कराने का, एक एक कॉन्सेप्ट। जैसे अगर सेल पढ़ रहे हैं तो सेल में अगर डिवीज़न हो रहा है तो सेल का डिवीज़न क्यों हो रहा है, अगर हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं तो रेस्पिरेशन का बॉडी को नीड क्यों हुआ, रेस्पिरेशन क्यों बॉडी को करना पड़ा, ये सब के बारे में एकदम डीपली स्टडी करेंगे, जिससे जो हमारा जो कॉन्सेप्ट डेवलप होगा वो अभी और फ्यूचर में जितना बहुत ज़्यादा रेलिवेंट रहेगा। तो अब हम राजेश सर को देते हैं आगे के लिए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा ही लिए होंगे, है ना, कि किस लेवल का क्लास में परफॉर्म होने वाला है, किस लेवल तक आपको लेकर हम जा सकते हैं, अंदाज़ा लग ही गया होगा, है ना। सर लोग का जो नॉलेज है वो देख करके ही पहले दिन ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई किस हद तक हम लोगों को आपको स्क्रीन के सामने मज़ा आने वाला है। जब हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं ना, तो कभी बच्चों को बोर नहीं होता है। खास करके इनके सर के क्लास में, कृष्णा सर के क्लास में बच्चे बोलते हैं कि सर मज़ा आ गया। तो ये मज़ा जो है ना, सो अब आपको स्क्रीन के सामने देखने को मिलेगा, है ना। बस हम इतना ही बोलेंगे और फिर अब हम नहीं बोलेंगे, अब आपको सामने जो वीडियो आएंगी वो बोलेगा। बस जाते जाते एक ही बात बोलना चाहेंगे कि आया था मैं आपसे मिलने के वास्ते, आया था मैं आपसे मिलने के वास्ते, आपको पढ़ाने के वास्ते, कभी फिर मिलेंगे। वीडियो में जब खुदा ने, भगवान ने, ईश्वर ने, राम ने लिखा होगा आपका 1 घंटा, आपके लिए, आपके वास्ते। जय हिंद।